दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी दो प्रदेश की है। एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है हरियाणा प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक थाना है गांधी पार्क पुलिस स्टेशन। वहां पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है देवेंद्र, अपने साले प्रमोद के साथ, और आकर बताते हैं कि उनकी एक नाबालिग बेटी है जो पेपर देने के लिए फरीदाबाद से अलीगढ़ आई थी और वो मिल नहीं रही है, कहीं गायब है। अब पुलिस उनसे जानकारी लेती है कि आप अपना परिचय दें, आप बताएं। तो बताते हैं कि हम अलीगढ़ में ही रहते थे और उनको 3 बेटी थी और अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर उनका रोज़गार की कुछ ठीक चला नहीं और वो फरीदाबाद में शिफ्ट हो जाते हैं और फरीदाबाद में आकर अपना काम और अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। लेकिन जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी, जो अभी नाबालिग थी और वो 12th में 12वीं में अलीगढ़ में ही पढ़ रही थी, और जब वो शिफ्ट होते हैं तो वो यही फाइनल करते हैं कि बेटी को भी हम अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ से जब पेपर का टाइम आएगा तो वो यहाँ पर आकर पेपर दे देगी। और होता भी यही है। ये जो पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, ये पहुंचे थे 12 दिसंबर को, और ये बताते हैं कि 3 दिसंबर 2013 को उनकी बेटी यहाँ पर पेपर देने के लिए अलीगढ़ फरीदाबाद से आई थी और आने के बाद वो 12 दिसंबर को यानी करीब 9 दिन बाद वो गायब हो गई है और वो मिल नहीं रही है। अब पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि तुम्हें किसी पर शक है? तो वो बताते हैं कि यहाँ से जब हम शिफ्ट फरीदाबाद हुए हैं जाकर, तो वहाँ पर एक पड़ोस में लड़का है जिसका नाम है जय, और वो हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है और वो उसको परेशान करता रहता है, और हमें शक है कि हमारी बेटी को जय ने ही गायब किया है। अब क्योंकि नामदर्ज रिपोर्ट है तो पुलिस फौरन एक्शन में आती है और अलीगढ़ की पुलिस फरीदाबाद के लिए रवाना हो जाती है देवेंद्र जी के साथ। और फरीदाबाद आने के बाद सीधे जय के घर जाते हैं, क्योंकि देवेंद्र जी के पास पूरा पता था, उनके वो पड़ोस में रहता था। और वहाँ पर जब उसके घर जाकर वो ये सब बताते हैं कि आपका बेटा जिसका नाम जय है, वो देवेंद्र जी की नाबालिग बेटी को लेकर कहीं चला गया है। लेकिन यहाँ पर जो जय की माँ होती हैं, वो पहले ही इतनी दुखी और रोती हैं, चिल्लाती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा 3 दिन से मिल नहीं रहा है और मेरे बेटे को शायद इन्हीं लोगों ने गायब किया है। अब यहाँ पर पुलिस और हैरान हो जाती है, और इधर से जो देवेंद्र की पत्नी है वो और इधर जय की माँ, दोनों के अंदर लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। जो देवेंद्र की पत्नी थी वो कह रही है कि तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को लेकर कहीं भाग गया है, और वो कह रही है कि मेरा बेटा भी नहीं मिल रहा है, हो सकता है उसको तुमने गायब कर दिया हो। अब पुलिस दोनों का झगड़ा देख रही है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में ये वाद विवाद हो रहा है। और तो वो बताती हैं कि हमने हरियाणा पुलिस में, जो फरीदाबाद का पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर हमने अपने बेटे जय की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी है। अब अलीगढ़ पुलिस को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जय की माँ हमसे झूठ बोल रही हो। वो फरीदाबाद के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और इस बात को कंफर्म करते हैं कि जय की माँ ने गुमशुदगी की तलाश FIR यहाँ पर लिखवाई है नहीं लिखवाई है। तो जाकर पता लगता है कि जो जय की माँ है वो बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब दोनों पुलिस आपस में बात करती हैं। जो अलीगढ़ की पुलिस के पास जो एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, और फरीदाबाद की पुलिस के पास लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि दोनों लड़का और लड़की आपस में प्यार करते थे, जो कि माँ बापों का जो झगड़ा हुआ था उससे हमें पता चला है। और दोनों के ही परिवार वाले राजी नहीं थे, और हो सकता है दोनों ही कहीं भाग गए और जाकर शादी कर ली हो। हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में वापस आ जाएंगे शादी करके और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये पुलिस की एक सोच होती है, स्टेट चाहे कोई भी हो, और मैं तो कहूँगा कि देश भी चाहे कोई भी हो। और दोनों पुलिस बड़े आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाती हैं कि कुछ दिन बाद दोनों शादी करके आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर जय की माँ परेशान है क्योंकि उसका जवान बेटा गायब है, और उधर देवेंद्र परेशान है क्योंकि उनकी जवान बेटी गायब है। अब दोनों शुरू में पुलिस के चक्कर काटते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करीब 2.5 साल गुजर जाते हैं, क्योंकि 3 दिसंबर 2013 में वो पेपर देने के लिए वहाँ पर गई थी, और 12 दिसंबर 2009 में, 12 दिसंबर में 2013 में, यानी करीब 9 दिन बाद उसकी गायब की जो देवेंद्र जी हैं अलीगढ़ में रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब 2015 आ जाता है, 1 सितंबर 2015। 1 सितंबर 2015 को देवेंद्र अपनी बेटी के साथ, उसी बेटी के साथ जो गायब थी, जो करीब 2.5 साल बाद
लेकर उसको अलीगढ़ के उसी थाने में पहुंचते हैं, जो गांधी पार्क पुलिस स्टेशन था। वहाँ पर जाकर बताते हैं कि हमारी बेटी वापस आ गई है और हमने 12 दिसंबर 2013 में यहाँ पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। रिकॉर्ड चेक करा जाता है क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले भी काफ़ी ट्रांसफ़र हो चुके थे, बदल चुके थे, और उस चीज़ को दोबारा निकाली जाती है और देखा जाता है कि हाँ, गुमशुदगी की तलाश है। किडनैपिंग का केस एक जय नाम के लड़के पर यहाँ पर दर्ज है। तो बताते हैं कि उसी जय ने मेरी बेटी जब यहाँ पेपर देने के लिए आई थी, तो जय यहाँ पर आया, उसने उसको बहला फुसला कर उसको किडनैप करके यहाँ से मथुरा ले गया, और करीब 2-2.5 साल से उसने मथुरा में मेरी बेटी को ज़बरदस्ती रखा हुआ था, और वहाँ पर उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसका रेप किया। अब जबकि प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो ये उसको भारी लगी और वो हमारी बेटी को यहाँ छोड़कर यहाँ से चला गया। अब आप देख लो आपको इसमें क्या करना है, क्योंकि पुलिस की लापरवाही इतनी रही। शुरू से ही तो आप लोगों ने हमारी बेटी को नहीं ढूंढा, और वो 2.5 साल से एक प्रार्थना झेलती रही, एक दुख झेलती रही, और अब वो हमारे पास इस हालत में आई है कि हम भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। यहाँ पर पुलिस को भी बड़ी गिल्टी महसूस होती है। अब पुलिस जय के ऊपर एक पोस्को का धारा लगाती है, किडनैपिंग का पहले उस पर था ही। अब ये मामला बिल्कुल दोबारा से फिर से उजगार हो जाता है, क्योंकि पहले तो पुलिस को दोनों दोनों स्टेट की पुलिस को यही लग रहा था कि दोनों भाग गए हैं और आपस में शादी करके कुछ दिन बाद आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर पुलिस को भी लगता है कि हमारी वजह से 2-2.5 साल तक एक नाबालिग लड़की का रेप होता रहा और हमने उसमें कुछ नहीं करा, और इस केस को अब हम सॉल्व करेंगे। इसी बीच जो वहाँ के एसएसपी थे अलीगढ़ के, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और दूसरे एसएसपी वहाँ पर आते हैं, जिनका नाम है राजेश पांडे। राजेश पांडे जी इस चीज़ को देखते हैं और देखने के बाद बयान वगैरह सारी चीज़ पूरी फाइल चेक करते हैं, और उसके बाद देवेंद्र को बुलाते हैं और उससे पता करते हैं कि हमें तुम शुरू से बताओ कि क्या क्या हुआ। और देवेंद्र जी फिर वही बताते हैं सब, कि मैं अलीगढ़ रहता था, उसके बाद में फरीदाबाद आया, मेरी बेटी का वहाँ पर पेपर था, उसने वहाँ पेपर दिया और वहीं से जय ने उसको उठा लिया। फिर 3.5 2.5 साल तक करीब मथुरा में रखा, और उसके बाद जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट होगी तो उसको यहाँ पे छोड़ गया, और अब मेरी बेटी को एक बच्चा भी हो गया है। उस बच्चे को भी एसपी के पास वो लेकर आते हैं और वो दिखाते हैं कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ है और हम कितने दर्द से गुजर रहे हैं, और हमारी बेटी तो उससे भी ज़्यादा दर्द से गुजर रही है। अब उसके पास एक बच्चा भी है और उसकी शादी भी नहीं है। अब ये सारी चीज़ें देखकर जो एसएसपी थे राजेश पांडे, उनको भी, क्योंकि पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनको भी, वो भी इमोशनल होते हैं और उनको भी बड़ा इस बात का दुख होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस से ज़रूर गलती हुई है, और उस गलती की वजह से इस बच्ची ने कितना दुख झेला है। और वो एक तरीके से अपने अंदर ये प्रण करते हैं कि मुझे इस केस को ज़रूर सॉल्व करना है, और उसके बाद वो दिलासा देकर देवेंद्र को वहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद फिर वो सारे बयान जो देवेंद्र ने उनको बताए थे उनको जीरो इन करते हैं, पूरी फाइल देखते हैं, और उसके बाद जो फरीदाबाद में उनके पड़ोसी हैं वहाँ पर पुलिस को भेजते हैं, और वो अपने तरीके से उसकी इंक्वायरी कराते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको वहाँ पता चलती हैं। उसके बाद अलीगढ़ में पता करते हैं अपने लेवल पर, क्योंकि उनको था कि हमें उसको सज़ा ज़रूर दिलानी है, वो चाहे कहीं भी छुपा हुआ हो। उसके बाद फिर कहीं न कहीं उनको शक होता है देवेंद्र पर, सारी चीज़ें जानने के बाद। उनको लगता है कि ये आदमी ही हमें घुमा रहा है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस लड़के का ये नाम ले रहे हैं जय का, उसने 3.5 साल से, करीब 2.5-3 साल से अपनी माँ से भी संपर्क नहीं किया है। और दूसरा, अगर उसने मथुरा में इस लड़की को रखा हुआ भी था और अब ये केस भी ठंडे बस्ते में चला गया था, पुलिस भी इस पे इतना ध्यान नहीं दे रही थी, तो कोई भी अपराधी है, कोई भी ऐसा शातिर आदमी है, वो लड़की को वापस ज़िंदा क्यों छोड़ेगा? जबकि उसको पता है कि उस वक़्त वो नाबालिग थी। अब अगर ये जाएगी और जाकर सारी बातें बताएगी और पुलिस फिर मथुरा भी आएगी और मैं पकड़ा जाऊँगा, और उसके बाद मेरे ऊपर एक पोस्को का एक्ट लगेगा और मैं सारी ज़िंदगी जेल के बाहर नहीं आ पाऊँगा। तो उनको, जो एसएसपी राजेश पांडे थे, उनको ये बात बड़ी अखर रही थी कि 2.5 साल अपने पास रखने के बाद वो इसको घर पे वापस नहीं छोड़ सकता, कोई भी अपराधी नहीं छोड़ेगा। ज़्यादातर वो साथ रखेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता था, और अगर प्यार नहीं भी करता था, वो अगर उससे नफ़रत करता था और उसको ऐसा लगा कि जो भी हुआ गलत हुआ, तो वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, और वो कहीं न कहीं उसको मार डालता, या कहीं उसको इतनी दूर छोड़ता जो वहाँ पे ना आती। वो कुछ भी कर सकता था, सब कुछ उसके हाथ में था,
और केस भी ठंडे बस्ते में था। लेकिन वो उसके उसके घर कैसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ के चला गया और उसको टिकट के पैसे भी दे दिए कि तुम अपने घर चले जाओ। तो यहाँ पर जो एसएसपी थे वो काफ़ी अपनी ज़ीरोइन करते हैं और उनको लगता है कहीं न कहीं देवेंद्र ही हमें घुमा रहा है, और वो बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं। उनकी प्लानिंग ये थी कि देवेंद्र को इस बार बुलाना है और उससे इतने सारे सवाल करने हैं कि अगर उसने कुछ गलत किया होगा, तो गलती से कुछ ना कुछ बोलेगा ज़रूर। वो एक क्वेश्चन पेपर एक तरीके से अपने दिमाग में तैयार करते हैं और देवेंद्र को बुलाते हैं। अब देवेंद्र जो अपने आप को इनोसेंट दिखा रहा था, वहाँ पहुँचता है। अब एक एसएसपी जो एक बड़े तजर्बेकार और इतनी आसानी से उस पोस्ट पर नहीं पहुँचे थे। अब वो देवेंद्र से सीधे क्वेश्चनों एक तरीके से दागने शुरू कर देते हैं और देवेंद्र बिल्कुल बेफिक्री की तरीके से वो जवाब देता रहता है और वो ऐसा कुछ भी नहीं उगलता जो एसएसपी राजेश पांडे का कुछ काम आए। लेकिन जैसे ही वो चलने लगता है, उसके बाद फिर राजेश पांडे जो उनके पास एक आखिरी तीर था, वो छोड़ते हैं और वो कहते हैं कि देवेंद्र, तुम्हारे साथ एक बहुत बुरा हुआ है, और जब तुमने अलीगढ़ में एफआईआर लिखवाई थी गुमशुदगी की, और उस वक्त पुलिस ने कोई इतनी खास कार्रवाई इस पर नहीं करी, तो कोई भी एक बेटी का बाप हो, वो पुलिस के भरोसे नहीं बैठेगा। और जबकि उसको ये पता है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, तब तो और भी नहीं बैठेगा। तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है तुमने भी, ऐसा ज़रूर है कि तुमने भी उसको ढूँढा होगा, जय को और अपनी बेटी को, तुमने भी अपने लेवल पे ढूँढा होगा। तो तुम कहाँ-कहाँ गए और तुमने कहाँ-कहाँ उसको ढूँढा? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ढूँढा, ये करा, वो करा। तो फिर वो लास्ट में ये पता करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, जय कहाँ पर हो सकता है? तो यहाँ पर वो बहुत गुस्से में देवेंद्र जी बोलते हैं कि मुझे क्या पता कहाँ होगा? हो सकता है कहीं रेलवे ट्रैक पर मरा हुआ पड़ा हो। अब ये कहकर देवेंद्र और भी बहुत सारी लाइनें बोलता है कि उसके कर्म ऐसे थे, उसने इतना बुरा किया है, उसके संस्कार अच्छे नहीं थे। अब ये कहकर देवेंद्र वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो एसएसपी हैं राजेश पांडे, उनको ये बात बहुत अजीब लगती है कि इनको देवेंद्र को कहना ये चाहिए था कि वो किसी और की बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर रहा होगा, हो सकता है मेरी बेटी को छोड़कर उसने किसी दूसरे की बेटी को, बहन बेटी को उठा लिया हो, अब वो उसकी ज़िंदगी से खेल रहा हो क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। लेकिन उन्होंने ये ना बोलकर उनकी ये लाइन कि हो सकता पता नहीं किसी रेलवे ट्रैक पर मरा हुआ पड़ा होगा, ये चीज़ उनके दिमाग में घर कर जाती है। और वो जो अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन है और वहाँ की जो रेलवे पुलिस है जीआरपी, उसके पास अपने पुलिस ऑफिसरों को भेजते हैं और उनसे पता करते हैं, क्योंकि 3 दिसंबर 2013 को देवेंद्र की बेटी अलीगढ़ आई थी और 12 दिसंबर 2013 को उसके एफआईआर लिखाने के लिए देवेंद्र आया था, यानी कि 9 दिन का वो गैप था। और इसी बीच जितनी भी रेलवे ट्रैक पर लाश मिली थी, तो वो जीआरपी से निवेदन करते हैं कि हमें उनकी पहचान और उनका हुलिया बताया जाए। अब क्योंकि जो राजेश पांडे थे, उनकी सोच ये थी कि पहले 9 दिन का हम ये चेक करते हैं, उसके बाद फिर महीने का करेंगे, फिर साल का करेंगे, फिर 2 साल का करेंगे। लेकिन जब तक वो उस लड़के का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि लाइन खुद बेटी के बाप ने बोली है, देवेंद्र ने, तो हो सकता है देवेंद्र ने ही उसको मार दिया हो। अब 9 दिन के रिकॉर्ड में ही ये पता चल जाता है कि एक उसी उम्र का लड़का की लाश वहाँ पर कटी हुई मिली थी। तो जितने भी आईडी थी जो लाश के ऊपर से मिली थी, जो उसके कपड़े थे, पर्स था, मोबाइल और घड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड रूम में रखी हुई होती हैं। तो एसएसपी राजेश पांडे उनको मंगाते हैं और वो चेक करते हैं और उसके बाद जो जय की माँ थी, उसको ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिससे कन्फर्म हो जाता है वो लाश जय की थी। अब यहाँ पर एक तरीके से केस एकदम क्लियर हो चुका था। अब क्योंकि जिसकी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था जय के, जिस पे पोस्को का, किडनैपिंग का, 2.5 साल मथुरा में रहने का, फिर बेटी को प्रेग्नेंट करने का और छोड़ने का पूरा आरोप था, वो तो उसी वक्त मर चुका था जब वो लड़की गायब हुई थी। तो इसका मतलब था देवेंद्र और देवेंद्र के जो साले थे प्रमोद और जो देवेंद्र की बेटी थी, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। अब देवेंद्र को वहाँ बुलाया जाता है और उसके बाद फिर सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि वो उसी वक्त रेलवे ट्रैक पर मरा हुआ मिला था जिस वक्त तुम्हारी लड़की गायब हुई थी, और तुम बता रहे हो कि 2.5 साल से वो तुम्हारी बेटी के साथ था। अब तुम और तुम्हारी बेटी और प्रमोद तीनों झूठ बोल रहे हैं। अब तुम बताओ कहानी क्या है? नहीं तो तुम्हें पुलिस के तरीकों का अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि सारे सबूत अब हमारे पास हैं। तुम एक झूठ बोल रहे हो और उस झूठ के आधार पर अब तुम तीनों जेल जाओगे। अब यहाँ पर जो देवेंद्र थे वो टूट जाते हैं, और प्रमोद और वो नाबालिग बेटी, जिसको अब एक बच्चा भी था, अब तो वो बालिग थी वो।
अब जो कहानी है सामने ये आती है कि जिस वक्त ये देवेंद्र अलीगढ़ में रह रहे थे, तो वहाँ पर इनका कारोबार नहीं चला और ये आ जाते हैं फरीदाबाद, हरियाणा प्रदेश में। यहाँ पर आकर ये अपने काम में मशगूल हो जाते हैं और जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी वहीं पड़ोस में रहने वाले जय के साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर सख्ती थी, घर वालों को पता चल जाता है, घर वाले जय को भी डांटते हैं, अपनी बेटी को भी डांटते हैं और दोनों को समझाते हैं और उसके बाद लगता है कि सब ठीक हो गया। लेकिन यहाँ जो लड़की थी वो एक तरीके से अपने बाप को धोखा दे रही थी और इसी बीच उसके पेपर आ जाते हैं। 3 दिसंबर 2013 को उसको 12th के पेपर देने थे, जो बीच में पेपर होते हैं। अब क्योंकि पूरी फैमिली फरीदाबाद में थी, तो जो उनका साला था प्रमोद, वो अलीगढ़ में ही रहता था। अब ये फाइनल करा जाता है कि मामा के पास लड़की जाएगी और वहाँ से अपने पेपर दे देगी, और होता भी यही है। उस लड़की को अपने मामा प्रमोद के पास भेज दिया जाता है। अब वहाँ पर वो अपने पेपर देती रहती है, लेकिन इसी बीच जो प्रमोद थे उसके मामा, उनके किसी रिलेशन में कोई शादी थी, जहाँ पर उनको 3 दिन के लिए जाना था। अब उसमें वो अपने पूरे परिवार को लेकर और शादी में जाने की तैयारी करने लगते हैं और लड़की को ये बताते हैं कि तुम अपने पेपर देती रहना और गेट अंदर से बंद रखना और अपना ध्यान रखना, और हम 3 दिन बाद वापस आ जाएंगे। अब वे तीनों जो उसके मामा थे, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ उस शादी में चले जाते हैं। जैसे ही वो घर से निकलते हैं, ऐसे ही ये लड़की जो देवेंद्र की थी, ये फरीदाबाद अपने उस दोस्त को, जय को फ़ोन करती है और उसको बताती है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ, मैं यहाँ पर पेपर देने के लिए आई थी और मेरे मामा 3 दिन के लिए शादी में गए हैं। अब तुम फटाफट फरीदाबाद से अलीगढ़ आ जाओ और हम दोनों यहाँ पर साथ में रहेंगे। अब जय को ये सुना तो जैसे उसकी इच्छा पूरी हुई हो, वो फ़ौरन अलीगढ़ अलीगढ़ के लिए निकल पड़ता है। और वो वहाँ पर, क्योंकि एड्रेस उसके पास था ही, जो लड़की ने उसको दे ही दिया था, अब वो दोनों साथ में वहाँ पे रहने लगते हैं। अब मामा वहाँ पे थे नहीं, माँ बाप फरीदाबाद में थे। लेकिन मामा को शादी में जाकर ये एहसास होता है कि एक जो तुम्हारे बहन और बहनोई ने, जीजा ने मेरे ऊपर एक लड़की को भेजा है, भांजी को, और मैं उसको छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोरी हो जाए या कोई उसके साथ कुछ गलत हो जाए। तो वो शादी को अपने बीवी और बच्चों को वहाँ पर छोड़कर और उनको ये समझाकर कि वो बच्ची वहाँ पर अकेली है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए और तुम बाद में आ जाना और मैं अभी चला जाता हूँ। उस शादी को अधूरी छोड़कर उसके मामा वापस अलीगढ़ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ जो लड़की थी और जो जय था, दोनों बिल्कुल बेफिक्र थे कि मामा 3 दिन के बाद उनकी फैमिली आएगी, उससे पहले मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मामा वहाँ पर एक दिन बाद ही आ जाते हैं और आकर देखते हैं कि उसकी भांजी और जय घर के अंदर ही है। अब जैसे ही गेट वो खुलवाते हैं तो सामने देखते हैं कि जय और सामने खड़ा है। अब ये देखकर मामा को बहुत गुस्सा आता है। उनको लगता है कि तो इसको इतना समझाया था, मामा ने भी समझाया, बाप ने भी समझाया, औरों ने भी समझाया, लेकिन एक लड़की जो अभी बालिग भी नहीं है, वो इतना बड़ा धोखा मामा को भी दे रही है, मामी को भी, अपने माँ को भी और बाप को भी। और वो गुस्से में जय को कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और अपनी भांजी को बहुत डांटते हैं कि ये तुम मतलब कैसे अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हो। और वो अपने जीजा को फरीदाबाद में फ़ोन करते हैं और उनको सच-सच बताते हैं कि जो तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला लड़का है जय, उसको हमारी ही भांजी ने और आपकी बेटी ने यहाँ पर बुला लिया और मैंने उसको पकड़ लिया है, मैंने उसको कमरे में बंद कर लिया है। अब तुम फटाफट अलीगढ़ आ जाओ। अब जिस तरीके से फरीदाबाद से जय खुशी-खुशी गया था, उसी तरीके से यहाँ से देवेंद्र जी फरीदाबाद से गुस्से में निकलते हैं अलीगढ़ के लिए। जब तक जय वहाँ कमरे में बंद है और देवेंद्र जी अब अलीगढ़ पहुँच चुके हैं, वहाँ पर गेट खोला जाता है और देवेंद्र के सामने अब जय था। अब क्योंकि देवेंद्र को पहले से उसके ऊपर गुस्सा था और वो उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। अब यहाँ पे जो जय था, वो देवेंद्र जी को ये समझाता है कि देखो मैं कोई ऐसा आशिक नहीं हूँ, जो आपकी बेटी की ऐसी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ। मैं उससे बाकायदा शादी करनी चाहता हूँ और जब आप कहो जब मैं इससे शादी कर लूँगा। तो मामा बताते हैं कि बेटी अभी लड़की है, नाबालिग है, इसकी शादी हो नहीं सकती। तो वो बताता है कि जब ये बालिग हो जाएगी मैं तब इससे शादी कर लूँगा। लेकिन ये लाइन जैसे ही वो बोलता है कि जैसे कि जब ये लड़की बालिग हो जाएगी आप मुझे बता देना, मैं जब शादी कर लूँगा। ये सुनकर एकदम वो गुस्से से तिलमिला पड़ते हैं, क्योंकि एक बाप जिसके सामने एक लड़का ये कह रहा है। अब देवेंद्र जी कहते हैं अच्छा, जब मेरी खुद की बेटी बालिग हो जाएगी जब मैं तुझे बताऊँगा। और ये सुनकर वो उसको और ज़ोर-ज़ोर से मारने लगते हैं और वो बेड पर गिर जाता है
और जहाँ तक जय का सवाल था, उसको लग रहा था कि गुस्सा इनको आएगा ही, थोड़ी बहुत देर में इनका गुस्सा शांत हो जाएगा और मुझे एक अच्छा लड़का बन के दिखाना है और उसके बाद इनकी बेटी से मुझे शादी करनी है। तो वो वापस कोई विरोध नहीं करता और उनसे पिटता रहता है और पिटते-पिटते वो बेड पर गिर जाता है और जैसे ही वो बेड पे गिरता है, देवेंद्र जी अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाना शुरू कर देते हैं। अब जब हल्की पकड़ होती है, तब जय को लगता है कि शायद ये मुझे छोड़ देंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो हत्या करे। लेकिन यहाँ पर देवेंद्र गुस्से में इतने पागल हो जाते हैं कि वो उसका गला इतना कस के दबाते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। अब प्रमोद भी सामने है, जो उनका साला है, और बेटी भी सामने खड़ी हुई है। और दोनों के सामने देवेंद्र उस लड़की की हत्या कर देते हैं। अब हत्या करने के बाद अब वो सोचते हैं क्या करें, बॉडी का क्या करें और कैसे इस चीज़ से अब निपटा जाए। तो वो ये प्लान बनाते हैं कि इसको किसी रेलवे ट्रैक पर रात को फेंक के आ जाएंगे। और फिर वो दोनों करते भी ऐसे ही हैं, जीजा और साले, प्रमोद और देवेंद्र। दोनों उसको किसी कपड़े में बांधते हैं और रेलवे ट्रैक पर उसको फेंक के आ जाते हैं, क्योंकि वो मर पहले ही चुका था। अब ट्रेन आती है, वो ट्रेन से उसकी जो बॉडी थी वो बुरी तरह से कट जाती है। पूरी रात ट्रेन गुजरती रहती है और वो ऐसे ही कटती रहते हैं लाश। सुबह को नजर लोगों को पता चलता है, जीआरपी को बुलाया जाता है और वो उसको लगता है कि हो सकता है किसी ने आत्महत्या करी हो या अचानक से ट्रेन के सामने आ गया और जो रेलवे ट्रैक है उसको क्रॉस करने। इसी बीच ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर वो लड़की को समझाया जाता है, उसको भी वो मारते पीटते हैं और उसको समझाते हैं कि तुमने कई बार हमें धोखा दे दिया है, अब तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई हुई ख़त्म, अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। उसके बाद वो किसी दूसरी रिश्तेदारी में उस लड़की को कहीं छुपा देते हैं। अब अगले दिन फिर ये 12 दिसंबर 2013 को पुलिस स्टेशन जाते हैं। यानी कि जब वो पुलिस स्टेशन गए थे जय के ऊपर किडनैपिंग और रेप का एफआईआर लिखवाने के लिए, उससे एक दिन पहले दोनों ही उसको वो मार चुके थे। जो आदमी मर चुका है, अब उसकी एक तरीके से वो मरे हुए की भी बदनामी पूरी तरीके से कर रहे हैं, जो जो लड़का मर चुका था। अब वो उसके ऊपर ये एफआईआर वगैरह लिखाते हैं और अपनी बेटी को किसी दूर की रिश्तेदारी में छुपा कर रखते हैं। और उसके कुछ दिन बाद देवेंद्र किसी गरीब रिश्तेदार को देखकर उसको पैसों का लालच देते हैं और छुपकर उसकी शादी भी वहीं के वहीं कर देते हैं। अब जब उसकी शादी हो जाती है किसी गांव में, एक पढ़ी लड़की बहुत होनहार थी, वो उस गांव में रहती है, बिल्कुल एक देहाती महिला बनकर। और वहाँ पर जब वो प्रेग्नेंट होती है और उसको बच्चा होने वाला होता है, तो जो उसके ससुराल वाले थे वो देवेंद्र को कांटेक्ट करते हैं और वो बताते हैं कि देखो, जो डिलीवरी का खर्चा है वो हम नहीं उठा पाएंगे और यहाँ पर गांव में इतनी ऐसी सुविधाएं हैं भी नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि आप इसको अपने घर ले जाएं और वहीं पर इसकी डिलीवरी कराएं और उसके बाद इसको यहाँ पे छोड़ देना। अब यहाँ पर क्योंकि देवेंद्र ने पुलिस के अंदर पहली रिपोर्ट लिखाई हुई थी उसको गायब की, तो वो अपने घर उसको लाए कैसे। तो फिर वो प्रमोद से बात करते हैं कि अब क्या करा जाए। तो दोनों को लगता है 2.5-3 साल पहले ही गुजर चुके हैं और ऐसे में अब मामला भी सारा ठंडे बस्ते में चला गया है और इसको हम कब तक छुपा के रखेंगे। तो एक इल्ज़ाम उस जो मर चुका है जय उसके ऊपर और लगाते हैं और वो उस लड़की को लेकर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जाकर जो एसएसपी थे राजेश पांडे, इनको दिखाते हैं कि देखो हमारे साथ कितना बुरा हुआ है कि हमारी बेटी को 3.5 साल 2-2.5 साल तक मथुरा में रखा गया है और उसके बाद जो इतना बड़ा अपराधी है जिसने 2.5 साल तक मेरी बेटी का रेप किया और उसकी किडनैपिंग करी और वो आज भी खुला घूम रहा है। मतलब एक तरीके से वो ज़्यादा होशियारी में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। जो केस पूरा दब चुका था, उसको कोई देख भी नहीं रहा था, सुन भी नहीं रहा था, उसको जाकर उन्होंने खुद ही उखाड़ दिया और पुलिस को के जो इमोशन में वो जाग जाते हैं और पुलिस कहती है कि अब हम उसको ढूंढ के छोड़ेंगे। और अपनी ही होशियारी की वजह से जो देवेंद्र थे, और एक बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी क्योंकि देवेंद्र जी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, जिससे पता लगता है कि अपराधी होने के लिए कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। एक अनपढ़ आदमी भी पुलिस को किस तरीके से 3-3.5 साल तक घुमा सकता है और किस तरीके से वो प्लानिंग कर सकता है कि एक हत्या करने के बाद में एक उसकी जय की माँ को रोज इस बात की गिल्टी हो रही है कि उसके बेटे ने क्या कर दिया और एक पुलिस को ये गिल्टी हो रही है कि उसने ये काम सही से नहीं करा। और पूरी दुनिया के सामने देवेंद्र और उसका साला प्रमोद अपने आप को एक मजबूर इंसान दिखाते रहते हैं कि देखो हमारे साथ कितना बुरा हुआ है और हमारी बेटी के साथ कितना बुरा हुआ है। जबकि हकीकत ये थी
कि जहाँ पर उसकी उन्होंने शादी करी थी अपनी बेटी की, वो बच्चा उसी का था, उसके पति का था। और वो मरने के बाद भी उसका पीछा दोनों ये नहीं छोड़ रहे थे। एक के बाद एक इल्ज़ाम उस पे जय पर लगाए जा रहे थे। ना ही उसने किडनैपिंग करी थी, ना ही उसने मर्डर करा, और सारे इल्ज़ाम उन्होंने उस पर लगा के खुद ही मर्डर करके सारे उसी पर इल्ज़ाम लगा दिए उन्होंने। तो ये थी बड़ी उलझी हुई और एक अनपढ़ आदमी की बड़ी गहरी साजिश। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में ज़रूर कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।